गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 3 में लास्ट पार्ट को देखेंगे। आज हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। क्या समस्याएं थी, क्या मुख्य उद्देश्य था सार्क की स्थापना की, और साथ ही साथ वर्तमान समय में सार्क की क्या स्थिति है और सार्क की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही और वर्तमान समय में क्या चुनौतियां हैं सार्क देशों के मध्य, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सार्क के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से सार्क की स्थापना 1985 में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ में किया गया, लेकिन वर्तमान समय में बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स की वजह से सार्क जो है सफल नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। दक्षिण एशिया का क्षेत्र ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी रही है, परंतु राजनीतिक रूप से विभाजित रहा। इसी विभाजित लेकिन परस्पर निर्भर क्षेत्र को जोड़ने एवं इस क्षेत्र को सहयोग के माध्यम से विकास के एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। हमने दक्षिण एशिया के देशों के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही साथ दक्षिण एशिया के देशों की जो मुख्य समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए सार्क का स्थापना किया गया। तो जो समस्याएं थी वो परस्पर ऐसी समस्याएं थी जो एक दूसरे देश से मिलती जुलती समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, क्योंकि दक्षिण एशिया में अधिकतर देश जो है विकासशील देश है, इनकी जनसंख्या अधिक है, तो गरीबी भी यहाँ पे व्यापक पैमाने पे है। विकास की कमी है, क्योंकि गरीबी है तो विकास की कमी होगी ही होगी। बेरोजगारी है। ये सभी आपस में जो समस्या हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे पर्यावरण संकट जैसी परिस्थिति भी है। वायु प्रदूषण विकराल रूप में रहता है, और साथ ही साथ आपदा प्रबंध जैसी समस्याएं भी यहाँ पे है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए देशों में ये समस्या मुख्य रूप से सुनामी के रूप में या फिर अन्य आपदा अगर देखें तो बाढ़ जैसी समस्याएं भी है। ये सारी समस्याएं दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्या है, जो अगर कहें तो साझा समस्या भी है, क्योंकि इन देशों में इस प्रकार की समस्याएं आम सी है। तो उपरोक्त समस्या दक्षिण एशिया के देश की सामूहिक समस्या है। इन समस्या को दूर करते हुए क्षेत्र में शांति स्थापना करना एवं परस्पर सहयोग से विकास के नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। हम देखते हैं कि सार्क की स्थापना जो 1985 में की गई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। आरंभ में इसमें कुल 7 देश थे और वर्तमान में इसमें 2007 में अफ़गानिस्तान के जुड़ने के बाद इसमें कुल 8 देश जो है हो गया। इसमें प्रमुख देश की अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान, जो कि 2007 में सबसे लेटेस्ट सदस्य देश के रूप में जुड़ा था। तो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, सार्क का उद्देश्य क्या था, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में जो सार्क है वो अब अधिक सक्रिय नहीं है। तो इसलिए जो इनका उद्देश्य था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं जो है बाधाएं आई। इन चीज़ों की वजह से हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या मुख्य वजह रहा जिस वजह से सार्क विफल हुआ, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सार्क के मुख्य उद्देश्य को समझते हैं। तो सार्क देश की जो स्थापना हुई थी वो इन उद्देश्यों के साथ में हुई थी। परस्पर सहयोग के लिए, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय पहचान बनाने के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को स्थापित करने के लिए। क्योंकि इससे पहले भी हमने आसियान और यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये सभी संगठन वर्तमान समय में भी सफल है और इन्होंने अपने उद्देश्य को हासिल किया। लेकिन सार्क के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाई कि सार्क देश इन चीज़ों को हासिल कर सकें। तो सार्क के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम जो है सहयोग की बात आती है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के साथ समान उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना
सार्क का एक उद्देश्य रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। समान हितों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत करना था। अन्य विकासशील देश के साथ सहयोग भी मजबूत करना था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहन देना था। लेकिन सही चीज़ें हो नहीं पाई और जो उद्देश्य था उस रूप से कार्य नहीं हो पाया और परिस्थिति भिन्न उत्पन्न हुई, जिन वजहों से इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई। आर्थिक और क्षेत्रीय पहचान भी उद्देश्य था। व्यापार बढ़ाना, सदस्य देशों के मध्य टेक्नोलॉजी साझा करना और विकास को बढ़ावा देना था। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साप्टा किया गया था। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है किया गया देशों के मध्य में, जिससे कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य में व्यापार को बढ़ावा दिया गया। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो गरीबी कम करने के लिए संयुक्त प्रयास किया गया एवं शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देशों के मध्य में सहयोग को बढ़ावा दिया गया। अगर सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करें तो खेल, कला, भाषा में सहयोग को बढ़ावा देना भी लक्ष्य था। और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, ये एक प्रमुख लक्ष्य था कि देशों के मध्य में आपसी बातचीत हो, संवाद हो, जिससे कि क्षेत्रीय शांति की स्थापना हो सके और इस क्षेत्र में स्थिरता जो है बना रहे। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हुई कि पाकिस्तान अपने कारनामे से कभी बाज नहीं आया और इस क्षेत्र में संवाद का माहौल जो है ना के बराबर बन पाया। तो इस वजह से इन चीज़ों में भी सार्क को असफलता ही मिला बाद के वर्षों में जा कर के, वो हम आगे अभी आकर के देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर कहा जाए तो सार्क अभी भी पूर्ण रूप से स्थगित नहीं हो गया है और ख़त्म नहीं हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में भी सार्क के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी बैठकें होती है। उन चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं सार्क की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही 1985 में बनने के बाद से। सार्क की उपलब्धियां क्या रही, कुछ तो इन्होंने अचीव किया होगा। तो सार्क की जो प्रमुख उपलब्धियां थी वो एक तो साप्टा के रूप में थी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के रूप में थी। अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए साप्टा किया गया था और इसके तहत फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाने था एक दूसरे देश में। और इन चीज़ों में उपलब्धि हासिल हुई। बहुत सारे दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में जो है साप्टा नामक एग्रीमेंट जो है किया। उसके बाद में सार्क यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो कि नई दिल्ली में स्थित है और अभी ये कार्यरत है। तो ये उनकी उपलब्धि रही। सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई, विकास परियोजना के लिए साझा फंड की व्यवस्था की गई थी, अभी भी ये कार्यरत है। आपदा प्रबंधन में सहयोग, क्षेत्र में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था। ये भी देखा गया और अधिकतर दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे को इस मामले में समर्थन करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर आप रिश्ते को छोड़ दे तो अमूमन अन्य देशों के मध्य तो चीज़ें हो ही जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं सार्क की जो मुख्य चुनौतियां हैं सार्क देशों के मध्य। तो चुनौती की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान तनाव जो है सर्व प्रमुख चुनौती है और सार्क की विफलता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यही रहा भारत और पाकिस्तान का संबंध। दोनों देश के मध्य तनाव की वजह से कई शिखर सम्मेलन जो है रद्द हुए और सार्क की वर्तमान कार्य क्षमता जो है वो कमज़ोर हुई, संयुक्त निर्णय लेने में कठिनाई आई। तो सार्क की फेलियर में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है भारत पाकिस्तान तनाव को ही माना जाता है। क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता, सरकार बदलती रहती है सार्क देशों में, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में भी देखा कि किस प्रकार से नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी देशों में क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता जो है बरकरार रही। इन देशों में राजनीतिक उठापटक जो है चलता रहा और कई बार ऐसा होता है कि जब सरकारें बदल जाती है किसी भी देश में तो उस सरकार का जो अपना विदेश नीति होता है वो अलग तरीके से वो अपना विदेश नीति प्लान करते हैं। जैसे कि ये चीज़ कई बार जो है नेपाल में
और बांग्लादेश में देखने को हमें मिला कि किस प्रकार से नेपाल में सरकार बदलने के साथ साथ में चीन को लेकर के और भारत को लेकर के सरकार का नज़रिया जो है चेंज हो जाता है। तो ये क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में रहा। और आर्थिक संकट भी अगर हम देखें, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर देश हैं और यहाँ पे आर्थिक संकट भी कई बार जो है सामने आई। और इन देशों में आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट की स्थिति का होना जो है सार्क के फेलियर का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सीमा विवाद, चाहे वो भारत और नेपाल का सीमा विवाद हो, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियादुरा को लेकर के, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन है, उस चीज़ को लेकर के दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद रहता है, कश्मीर को लेकर के रहता है, भारत बांग्लादेश के मध्य भी नदी जल समझौते को लेकर के विवाद रहा, सीमा विवाद था लेकिन उसको सुलझा लिया गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य जो है विवाद रहता है। और एक महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो चीन का प्रभाव है। चीन मौका देखते ही हमेशा जो सार्क के अन्य देश है भारत के अलावा और भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें अपना प्रभाव जो है बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इन सभी देशों में चीन के द्वारा भारी इन्वेस्टमेंट किया गया यहाँ के परियोजना में और चीन यहाँ पे अपने आप को मजबूती रूप से प्रस्तुत करता है और इन देशों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है। तो ये भी सार्क की विफलता में, क्योंकि सार्क संगठन में भारत का अगर देखा जाए तो भारत एक लीडर के रूप में था, क्योंकि दक्षिण एशिया में अगर आप बात करें तो इंडिया जो है वो सार्क देशों के मध्य सबसे बड़ी जो है भौगोलिक स्थिति जो है, भौगोलिक भूभाग भी भारत के पास में था। आर्थिक रूप से भी भारत जो है मजबूत था। अगर देखा जाए तो वैश्विक पटल पे भी भारत की जो छवि है वो सार्क के अन्य देशों के अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से चीन को ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी और ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की चाह में चीन ने जो है हमेशा कोशिश किया कि इन देशों के ऊपर में अपना प्रभाव जो है बरकरार रखें और इन देशों को भारत से दूर रखें और एंटी इंडिया गतिविधि में इनको जो है लिप्त करें। तो इस वजह से चीन के द्वारा जो है व्यापक पैमाने पे जो है फंडिंग जो है दिया गया, इन देशों की परियोजना में निवेश किया गया। अब हम देखते हैं सार्क की वर्तमान भूमिका क्या है। अगर सार्क इतना ही लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर सार्क अब किसी काम का नहीं है, सार्क देशों के मध्य अगर विवाद ही चल रहे हैं तो फिर सार्क की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। सार्क की फिर भी वर्तमान समय में भी कुछ भूमिका है। वर्तमान में सार्क पहले जैसा सक्रिय तो नहीं है, पर भारत पाकिस्तान तनाव, क्षेत्रीय राजनीति और नए सहयोग मंच के उभरने से इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है, लेकिन इसका महत्व अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? तो संवाद का एकमात्र ये साझा मंच है इन देशों के मध्य में, क्योंकि दूसरा और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रकार का है नहीं जिसमें कि दक्षिण एशिया के देश इसके सदस्य हो। दक्षिण एशिया में वर्तमान समय में ऐसा कोई अन्य मंच नहीं है जहां सभी देश साथ बैठ सकें और इसीलिए मीटिंग कर सके। सार्क का साझा क्षेत्रीय मंच होना ही इसकी सबसे बड़ी जो है भूमिका है। अब वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को अभी भी बनाए रखा है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो सार्क यूनिवर्सिटी अभी भी कार्यरत है जो न्यू दिल्ली में है। सार्क कल्चरल सेंटर जो श्रीलंका में है अभी भी कार्यरत है। सार्क ट्यूबरकुलोसिस सेंटर जो है अभी भी कार्यरत है। इन सभी सेंटरों के द्वारा वर्तमान समय में भी कार्य किए जाते हैं। ये सभी सक्रिय हैं और ये अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और उन चीज़ों को प्रॉपर जो है समय के साथ भी बरकरार रखे हुए हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो सामाजिक विकास परियोजना की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंध, महिला विकास, गरीबी उन्मूलन, इन मुद्दों पर परियोजना अभी भी सार्क देशों के मध्य जो है चल रही है। प्रोग्रामिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2025 में काठमांडू में इसकी 60वीं बैठक हुई थी और इस बैठक में सदस्य देशों द्वारा जो है डेवलपमेंट संबंधी एजेंडे के ऊपर में जो है चर्चा किया गया।
तो इस प्रकार से यदि बैठकें अभी भी हो रही है, बहुत सारी परियोजना अभी भी इन देशों के मध्य में चल रही है, इनके द्वारा बनाए गए जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक सेंटर थे वो अभी भी कार्यरत हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सार्क जो है वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया है या सार्क जैसे संगठन जो है डेड हो चुका है, ये नहीं कहा जा सकता है। अब हम सार्क के भविष्य के बारे में अगर हम बात करें कि सार्क का आगे इन फ्यूचर क्या भविष्य होता है, तो इसमें हम दो दृष्टिकोण के ऊपर में मुख्य रूप से हम चर्चा करते हैं, जो कि निर्भर करता है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर में। सर्वप्रथम हम भारत के दृष्टिकोण के ऊपर में बात करते हैं। भारत सरकार 2014 के बाद से सार्क को लेकर के अधिक सकारात्मक नहीं रही है। सरकार ने संसद में कहा कि सार्क बैठक में भारत के साथ आतंकवाद समर्थन की वजह से बाधा आती रही है, क्योंकि जब से सार्क का निर्माण हुआ उसके बाद भी जो है पाकिस्तान ने भारत में कई आतंकवादी घटना को जो है वारदात दिया है। तो पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दों को लेकर, आतंकवाद के समर्थन को लेकर के और भारत के इसके अगेंस्ट में आने को लेकर के जो है कई बार जो है आपसी देशों के मध्य जो है सहमति नहीं बन पाई, और जो कि सार्क के फेलियर का एक मुख्य वजह रहा भारत और पाकिस्तान के मध्य में तनाव। जैसा कि हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं कि इन तनावों की वजह से कई बार शिखर बैठक जो है कैंसिल होती रही और सार्क का प्रासंगिकता धीरे धीरे जो है खत्म होता चला गया, क्योंकि भारत सार्क के एक लीडर के रूप में था। भारत दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक मजबूत देश में से था। तो इस प्रकार से सार्क के वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो सार्क जो स्थिर हो गया, इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव ने इस चीज़ को सर्वाधिक हानि पहुंचाया। वर्तमान समय में भारत सरकार जो है बिम्स्टेक जैसे संगठन को अधिक महत्व प्रदान कर रही है सार्क की अपेक्षा। उसके बाद में अगर हम देखें, एक न्यू ब्लॉक की भी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश की जो नई सरकार, जो यूनिस की सरकार है, एक तरफ सार्क को लेकर के वो पुनर्जीवन, सार्क को जीवित करने की बात भी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है उम्मीद जताई जा रही है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल करके दक्षिण एशिया में एक नया ब्लॉक निर्माण करने की तैयारी में लगा हुआ है, और इसे सार्क के पुनर्जीवन की संभावना और कम हो जाती है अगर इस ब्लॉक का निर्माण कर लिया जाता है इन देशों के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सार्क जो है जिन उद्देश्यों को लेकर के सार्क को आरंभ किया गया था 1985 में, सार्क उसमें से कुछ ही अपने उद्देश्य को पूरा कर पाया, और इन देशों के मध्य जो है उतने यूरोपीय यूनियन और आसियान के देशों जैसे जो हैं संबंध नहीं बन पाए, और स्थिति ये हुई कि वर्तमान समय में सार्क जो है एकदम स्थिर हो चुका है। इन देशों के मध्य जो है संबंध जो है उतने बेहतर नहीं है वर्तमान समय में, और भारत जैसे देश ने तो अब सार्क में इंटरेस्ट दिखाना ही बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सार्क की स्थिति का स्थापना का क्या उद्देश्य था, सार्क की वर्तमान समय में क्या भूमिका है और सार्क का भविष्य क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। साथ ही साथ आज ये चैप्टर 3 जो है ख़त्म हो गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। अब कल से हम चैप्टर 4 को आरंभ करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।